नमस्ते। एक प्राचीन वैदिक इतिहास के शोधकर्ता के तौर पर पुराने पन्नों को पलटना मेरे लिए हमेशा से बेहद रोमांचक रहा है। आज के इस खास विश्लेषण में हम शुरुआती भारतीय समाज की एक बहुत बड़ी सच्चाई से पर्दा उठाने वाले हैं। अक्सर जब हम अपने प्राचीन समाज के बारे में सोचते हैं तो कई आधुनिक धारणाएं दिमाग में आती हैं, राइट? लेकिन प्राचीन ग्रंथों को जब मैंने गहराई से खंगाला तो एक बिल्कुल ही अलग तस्वीर सामने आई। और इस पूरी गुत्थी को हम एक बहुत ही दिलचस्प केस स्टडी से सुलझाएंगे, और वो है नाई या बार्बर का पेशा। इसके जरिए हम देखेंगे कि हमारा प्राचीन समाज आज की सोच से कहीं ज्यादा एडवांस्ड और फ्लेक्सिबल था। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब एक सवाल जो अक्सर इतिहास के हर जिज्ञासु छात्र के मन में आता है, क्या उस दौर में किसी व्यक्ति का काम और समाज में उसका रुतबा सिर्फ उसके जन्म से ही तय हो जाता था? क्या सच में कोई सोशल मोबिलिटी यानी आगे बढ़ने का मौका नहीं था? आज हम इन्हीं सवालों की तह तक जाएंगे और देखेंगे कि कैसे मॉडर्न लेवल्स वैदिक काल की जमीनी हकीकत से बिल्कुल अलग हैं। तो आज के हमारे इस ऐतिहासिक सफर का मैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम वर्ण व्यवस्था को डिकोड करेंगे, फिर उसकी उत्पत्ति के सिद्धांतों को समझेंगे। उसके बाद आएगा हमारा सबसे दिलचस्प हिस्सा, नाई के पेशे का सामाजिक रहस्य। फिर हम वर्ण और जन्म आधारित जाति के बीच का वो अहम फर्क देखेंगे, और आखिर में बात करेंगे प्राचीन काल में सामाजिक गतिशीलता के कुछ सॉलिड सबूतों की। चलिए अपने पहले पड़ाव से शुरुआत करते हैं, वर्ण व्यवस्था को डिकोड करना। अगर हम 1700 से 1000 ईसा पूर्व के बीच लिखे गए वेदों और उपनिषदों को देखें तो जैसे जैसे सभ्यता आगे बढ़ी, कामों को बांटने की जरूरत महसूस हुई। यहीं से वर्ण व्यवस्था का जन्म हुआ। अब वर्ण एक संस्कृत शब्द है जिसका मूल अर्थ होता है वर्गीकृत करना, ढकना या फिर रंग। इसका सबसे पहला जिक्र हमें ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है, और यहाँ कैच ये है कि शुरुआत में यह वर्गीकरण पूरी तरह से प्रोफेशनल और लचीला था, एकदम एक ओपन इकोनॉमिक सिस्टम की तरह। चातुर्वर्ण्य व्यवस्था ने समाज को उनके काम और एक्सपर्टीज के आधार पर 4 मेन ग्रुप्स में बांटा। ब्राह्मण, जो स्कॉलर्स, टीचर्स और पुजारियों का रोल निभाते थे। क्षत्रिय, जो समाज के रक्षक और प्रशासक थे। वैश्य, जिन्होंने एग्रीकल्चर और बिजनेस को संभाला। और शूद्र, जो इन सब के लिए बहुत ही जरूरी सर्विस प्रोवाइडर थे। हमें यह समझना होगा कि यह पूरी तरह से एक इकोनॉमिक और प्रोफेशनल ग्रुपिंग थी, ना कि कोई जन्म का ठप्पा। अब सवाल उठता है कि समाज को इस तरह बांटने का आइडिया आया कहां से? आइए वर्ग की उत्पत्ति के कुछ प्रमुख सिद्धांतों पर नजर डालते हैं। इतने बड़े समाज का क्लासिफिकेशन शुरू कैसे हुआ, इसे लेकर प्राचीन ग्रंथों में मुख्य रूप से 3 परिकल्पनाएं मिलती हैं। पहली है त्वचा के रंग का अंतर। कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं कि ये आर्यों और द्रविड़ों के बीच का फर्क था। दूसरी थ्योरी है फूड हैबिट्स की, यानी शाकाहारी और मांसाहारी भोजन के आधार पर स्टेटस तय होना। और तीसरी है पुरुष सूक्त का सिद्धांत, जो कहता है कि इंसानों की उत्पत्ति भगवान ब्रह्मा के शरीर के अलग अलग अंगों से हुई है। एक रिसर्चर के नजरिए से ये तीनों ही थ्योरीज अपने अपने समय की सामाजिक सोच को दर्शाती हैं। लेकिन जो थ्योरी सबसे ज्यादा लॉजिकल और गहरी लगती है वो है गुणों का सिद्धांत। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार हर इंसान में 3 गुण होते हैं, सात्विक यानी पवित्रता और शांति, राजस यानी एनर्जी और पावर, और तामस जो निष्क्रियता या सुस्ती को दर्शाता है। आपका वर्ण इस बात से तय होता था कि आपके अंदर कौन सा गुण हावी है, यानी ये सीधे तौर पर आपके कैरेक्टर और आपकी एबिलिटी पर डिपेंड करता था, ना कि इस बात पर कि आप किस परिवार में पैदा हुए हैं। और अब हम एक ऐसे टॉपिक पर आ रहे हैं जो इस पूरी थ्योरी को बहुत ही शानदार तरीके से समझाता है, नाई का सामाजिक रहस्य। चलिए देखते हैं कि इस पेशे का इतिहास हमें क्या बताता है। प्राचीन काल में नाई या बार्बर सिर्फ बाल काटने वाला व्यक्ति नहीं था, वो समाज के सबसे जरूरी आर्थिक स्तंभों में से एक था। उनके खास तरह के टूल्स, जड़ी बूटियों का ज्ञान और उनकी अनोखी हेयर स्टाइलिंग टेक्निक्स की वजह से इतिहास में उन्हें 4 बिल्कुल अलग और कभी-कभी विरोधाभासी कैटेगरीज में रखा गया है। वर्ण व्यवस्था के बाहर ब्राह्मण, क्षत्रिय और शूद्र, है ना कमाल की बात? चलिए इसे थोड़ा और डिकोड करते हैं। पहली अप्रोच तो इन्हें वर्ण व्यवस्था से बिल्कुल बाहर रखती है। के.एस. सिंह जैसे विद्वानों के रिसर्च के मुताबिक एक मान्यता है कि भगवान शिव ने अपनी जटाओं को संवारने के लिए सविता महर्षि की रचना की थी। ये लोग खास आयुर्वेदिक तेलों, औषधियों और अपने पुराने उस्तरों के जरिए सिर्फ बाल नहीं संवारते थे, बल्कि वो एक तरह के हीलर्स और संगीतकार भी थे।
समाज में उनका रुतबा एक पवित्र वैद्य जैसा था, जो घावों को भरने का काम भी करते थे और किसी भी तय वर्ण से बिल्कुल अलग और स्वतंत्र थे। दूसरी अप्रोच की बात करें तो हिंदू पुराणों में हमें नाई ब्राह्मण या नावी ब्राह्मण का जिक्र मिलता है। ये मंदिरों की व्यवस्था का एक बहुत ही अहम हिस्सा थे। मुंडन जैसे पवित्र रिवाजों और मंदिर के संगीत में इनकी भूमिका इतनी जरूरी थी कि जन्म से लेकर मृत्यु तक परिवार पीढ़ियों तक इन पर निर्भर रहते थे। इस निर्भरता ने उन्हें समाज में अपार सामाजिक पूंजी और आर्थिक महत्व दिया, जिसकी वजह से उन्हें सीधे तौर पर ब्राह्मणों के समकक्ष रखा गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। तीसरी अप्रोच उन्हें क्षत्रिय मानती है। जरा सोचिए, एक इंसान जो किसी की गर्दन पर बेहद सटीकता से तेज उस्तरा चला सकता है, उसके लिए युद्ध में तलवार चलाना कितना आसान होगा। इस कमाल के हथियार कौशल की वजह से उन्होंने नंद राजवंश के रूप में एक विशाल साम्राज्य पर राज भी किया। वहीं चौथी अप्रोच उन्हें शूद्र मानती है, क्योंकि वो पूरे समाज का पहिया घुमाने के लिए अनिवार्य सेवाएं भी दे रहे हैं। एक ही पेशा और इतने सारे अलग अलग रोल्स। नाई समुदाय का ये जबरदस्त इतिहास हमें इस पूरे विश्लेषण के सबसे अहम हिस्से तक लाता है, वर्ण और जन्म आधारित जाति के बीच का अंतर। तो यहाँ सबसे जरूरी बात समझने वाली ये है कि वर्ण और जाति ये दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं। वर्ण सिस्टम पूरी तरह से आपके कर्म, आपके कैरेक्टर और आपके गुणों पर आधारित था। आप जो काम चुनते थे वही आपका वर्ण होता था। लेकिन दूसरी तरफ जाति व्यवस्था, जो कि पूरी तरह से जन्म से तय होती है, वो समाज में बहुत बाद में आई एक विकृति है। मूल वैदिक समाज में कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता था। सब कुछ आपके टैलेंट और मेहनत पर निर्भर था। अगर आपको लग रहा है कि ये सिर्फ एक थ्योरी है, तो चलिए मैं आपको सामाजिक गतिशीलता यानी सोशल मोबिलिटी के कुछ बहुत ही ठोस प्राचीन प्रमाण देता हूं। प्राचीन भारत में ऐसे अनगिनत उदाहरण भरे पड़े हैं जहां लोगों ने अपनी मेहनत से अपनी किस्मत खुद लिखी। ऋषि विश्वामित्र को ही ले लीजिए। वो जन्म से एक क्षत्रिय राजा थे, लेकिन अपनी तपस्या से वो एक महान महर्षि बने। महर्षि वाल्मीकि एक शिकारी समुदाय से आते थे और महर्षि व्यास तो बेहद साधारण पृष्ठभूमि से थे, लेकिन अपनी नॉलेज और विजडम के दम पर ये सभी समाज के सबसे बड़े मार्गदर्शक और सम्मानित विद्वान बने। और ये बदलाव हर दिशा में होता था। गुरु द्रोणाचार्य जन्म से ब्राह्मण थे, लेकिन उनका पैशन हथियारों की ट्रेनिंग देना था और वो युद्ध के मैदान में एक क्षत्रिय की तरह लड़े। कर्ण, जिन्हें निचले कुल का माना गया, अपनी काबिलियत के दम पर एक महान योद्धा और राजा बने। और विदुर, जो एक दासी के पुत्र थे, अपनी गजब की बुद्धिमत्ता के कारण हस्तिनापुर के सबसे ऊंचे मंत्री पद तक पहुंचे। ये सारे एग्जाम्पल्स साफ साफ साबित करते हैं कि अर्ली वैदिक पीरियड में जन्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं था। सारा खेल टैलेंट और स्किल का था। और इस पूरी डिबेट को हमेशा के लिए खत्म करने वाला सबसे प्रामाणिक सबूत खुद भगवद गीता में है। गीता के 4 अध्याय में श्री कृष्ण कहते हैं, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभादशः। इसका एकदम सीधा सा मतलब है कि समाज के ये जो 4 वर्ण हैं, वो मैंने लोगों के गुण और कर्म के आधार पर बनाए हैं, जन्म के आधार पर बिल्कुल नहीं। एक रिसर्चर के तौर पर जब मुझे ये प्राइमरी सोर्स मिलता है, तो ये एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाता है कि हमारा प्राचीन समाज सिर्फ और सिर्फ मेरिट की कद्र करता था। तो इस पूरी जर्नी के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। हमने देखा कि कैसे प्राचीन काल में एक नाई के पेशे को उसके औषधीय कौशल और काम के आधार पर वैद्य से लेकर राजा तक का दर्जा मिला। अगर हमारे पूर्वजों ने एक ऐसा समाज तैयार किया था जो इंसान के असली कैरेक्टर और उसकी स्किल्स को इतना सेलिब्रेट करता था, तो आज का हमारा मॉडर्न समाज जन्म और पृष्ठभूमि से आगे बढ़कर इंसान की असली क्षमता को पहचानने के बारे में उनसे क्या सीख सकता है, जरा इस बारे में सोचिएगा जरूर। आज के इस अन्वेषण में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।